नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका स्वागत कर रहा हूं एक बार राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए पूरी एक सीरीज चला रहे थे। उसके अंदर हमने मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट किया था। उसके अंदर अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं बापा रावल, अपने अल्लट और जेतर सिंह। इन तीन के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था। उसके अगला जो हम शासक पढ़ने जा रहे हैं, जो अगले मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक जो हुए थे 1302 ईस्वी से लेके और 1303 ईस्वी तक, वो थे अपने रतन सिंह जी। तो आज हम देखेंगे रतन सिंह जी के बारे में। रतन सिंह जी के बारे में अपने बहुत सारी बातें जानने के लिए मिलेगी। तो आइए देखते हैं रतन सिंह जी के बारे में। मेवाड़ के अगले जो प्रतापी शासक थे वो थे अपने रतन सिंह जी। रतन सिंह जी का जो शासन काल था वो था 1302 ईस्वी से लेके और 1303 ईस्वी तक। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था अपने समर सिंह जी। क्या नाम था इनके पिताजी का? समर सिंह जी। समर सिंह जी इनके पिताजी थे। इनकी जब समर सिंह जी की मृत्यु हो गई थी तो मेवाड़ का अगला शासन किसके हाथ में आया था? तो रतन सिंह जी के हाथ में आया था। इनका एक भाई भी था। इनके भाई का क्या नाम था? तो इनके भाई का नाम था अपने कुंभकर्ण। ये जो इनका भाई था कुंभकर्ण, ये बाद में जाके कहाँ रहने लग गया था? ये रहने लग गया था नेपाल। कहाँ चला गया था ये? नेपाल। नेपाल चला गया था ये। और आपको पता है, अपन ने जब पढ़ा था कि बापा रावल जब पढ़ा था, तो बापा रावल कौन सी उपाधि का प्रयोग कर रहे थे? वो रावल उपाधि का प्रयोग कर रहे थे। बापा रावल की कौन सी उपाधि? तो रावल उपाधि का प्रयोग कर रहे थे। रतन सिंह जी अपने मेवाड़ के अंतिम शासक थे जिन्होंने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। इनके बाद में जो इनका जो छोटा भाई था वो अपने कहाँ गया था? नेपाल गया था। और नेपाल वालों की जो शाखा, ये अपने मेवाड़ वालों की जो शाखा है, वो अन्य शाखा जो कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। तो नेपाल वालों के जो राजा वगैरह थे उनको भी किसी का वंशज माना जाता है? मेवाड़ वालों का वंशज माना जाता है। और इसके बाद में अगले जो भी शासक आएंगे उन्होंने राणा उपाधि का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। कौन सी उपाधि का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था? राणा उपाधि लगाने लग गए थे इसके बाद में ही। तो ये देखिए अपने, ये रतन सिंह जी की फोटो यहाँ पे दे रखी है। रतन सिंह जी, ये अपने पद्मिनी जी है, महारानी पद्मिनी है ये। तो रतन सिंह जी के बारे में अपने आगे क्या है देखते हैं। चित्तौड़ का युद्ध। इस युद्ध से पहले अपन देखते हैं रतन सिंह जी की और स्टोरी। रतन सिंह जी की पद्मिनी से शादी वगैरह कैसे हुई थी? तो पद्मिनी जो थी, रानी पद्मिनी, वो कहाँ की रहने वाली थी? तो वो थी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप। ये सिंहल द्वीप कौन सा है? ये अपने श्रीलंका वाला है। तो जो अपने पद्मिनी जी थे ये बहुत ज्यादा सुंदर माने जाते हैं। आपने वो पद्मावत मूवी तो देखी होगी। उसके अंदर जैसे बताया गया है, तो पद्मिनी जी की जितनी सुंदरता है उतनी सुंदर शायद अभी तक अपने भारत के अंदर या इस विश्व के अंदर स्त्री पैदा नहीं होगी। स्टोरी के हिसाब से तो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार, तो जिन्होंने पद्मावत पुस्तक लिखी थी, तो उनके अनुसार ये अपन देख रहे हैं। तो जब अपन देखते हैं तो रतन सिंह जी कहाँ गए? मेवाड़ के। अब वो आप पूछोगे कि ठेठ वो अपने श्रीलंका कैसे पहुंच गए? तो इनका एक तोता था। कौन सा तोता था? हीरामन तोता। कौन सा तोता था? हीरामन तोता। हीरामन तोता। अपने महाराठी में इसको मीटू भी बोलते हैं। तोते मीटू बोलते हैं अपने महाराठी में। बाकी इसको हीरामन तोता। ये हीरामन तोता क्या था? ये अपने आदमी की हुबहू नकल निकालता था। तो हीरामन तोता एक दिन उड़ता उड़ता कहीं अपने रास्ता वास्ता भटक गया होगा, तो रास्ता भटक गया, आ गया मेवाड़ तक। तो इन्होंने बताया यार रतन सिंह जी को कि बहुत दूर देश के अंदर एक ऐसी राजकुमारी रहती है जिसको देखते आपका मन मोहित हो जाएगा। रतन सिंह जी को ऐसे विशेषता बताइए, ऐसे पान खाती है तो गले के अंदर से दिखाई देता है। रतन सिंह जी ने कहा यार ये ठीक है। तो रतन सिंह जी ने कहा चलो अपन देखते हैं। तो रतन सिंह जी ने अपना सामान वामान रेडी किया। रतन सिंह जी ने अपने बोरे बिस्तर बांधे, खाने पीने के सामान लिया। रतन सिंह जी निकल गए कि ब्याह करके लेके आएंगे एक सुंदर राजकुमारी को। रतन सिंह जी गए अपने किधर? श्रीलंका की तरफ गए। अब रतन सिंह जी जंगलों के अंदर भटक रहे थे। उस टाइम श्रीलंका के अंदर भील जाति मीणा रहती थी, वहां जंगल थे। अभी भी श्रीलंका का मैप तो अपन फिर आते हैं भारत के अंदर, जो भारत का मैप लेते हैं। तो श्रीलंका के अंदर गए रतन सिंह जी। अब रतन सिंह जी काफी दिनों तक वहां पे घूमे। रतन सिंह जी को पद्मिनी का जैसे पता वता तो मिल ही गया था, लेकिन वो राजकुमारी थी, ऐसा डायरेक्ट मिल नहीं सकते थे। तो रतन सिंह जी ने काफी खोजबीन करी और रतन सिंह जी थोड़े दिनों काफी दिन वहां पे रुके। अब रतन सिंह जी को लगे यार खाना वाना खत्म हो रहा है, अपने कुछ यहाँ पे कुछ है भी नहीं। फिर रतन सिंह जी ये साधु वाधु को भेष में आ गए थे। दाढ़ी वाडी ऐसे लंबी हो गई थी, काफी दिन रहेंगे तो दाढ़ी तो लंबी हो ही जाती है वैसे। तो रतन सिंह जी घूमते घामते एक दिन उनके जो पद्मिनी जी अपने थे, रानी पद्मिनी, उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम था गंधर्व सेन। अपने पद्मिनी जी के पिताजी का नाम था गंधर्व सेन। सेन, गंधर्व सेन इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता का क्या नाम था? ये थे इनके पिता। और माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था चंपावती। चंपावती। तो एक दिन अपने गंधर्व सेन जी है, वो ऐसे जंगल के अंदर घूमने घामने गए। उन्होंने देखा यार ये आदमी लग तो बड़ा ठीक रहा है, ये क्या साधु वेश में घूम रहा है यंग आदमी। तो उसको बोले यार तू क्या ऐसे जवान आदमी साधु वाधु बन के घूम रहा है, खाने पीने के लिए ढूंढता रहता है।
तो बोला देखो यार मैं यहाँ पे, आप पहचान तो बिल्कुल सही रहो मुझे, मैं अपने साधु वाधु नहीं हूँ। तो कहा तो है कौन? तो फिर तो बोला मैं देखो वहाँ मेवाड़ का शासक हूँ, अपने मेवाड़ का, जो अपने राजस्थान के अंदर मेवाड़ पड़ता है, राजस्थान में मेवाड़ पड़ता है। कहा मेवाड़ तो सब जानते हैं, मेवाड़ एकदम अपने फेमस है मेवाड़। तो बोला ठीक है, तो अपने मेवाड़ के शासक हैं, तो आप यहाँ कैसे घूम रहे हो? तो अपने आपने बाहुबली मूवी देख रखी है ना, तो बाहुबली मूवी के अंदर जैसे वो आपने बाहुबली जाता है देवसेना को लेने के लिए, वैसे अपने रतन सिंह जी गए थे। तो रतन सिंह जी को लगा यार मांग ही लेते हैं, अब पिताजी आ गए। तो रतन सिंह जी ने बोला वो आपकी जो पुत्री है अपने पद्मिनी जी, तो अपन उससे शादी वादी करना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला यार ठीक है, मेवाड़ से बढ़िया राज्य कौन सा ही होगा अपने शादी के लिए? तो यहाँ पे इनकी शादी के लिए एग्री हो गई है कि शादी वादी करा देंगे। तो ये अपने रतन सिंह जी और शादी वादी करा देते हैं अभी पद्मिनी जी की, रतन सिंह जी से कराई दे ब्याह, एक ब्याह तो कराई दिया, शादी या ब्याह गठजोड़ो कर दिया गई, और लियो गठजोड़ो कर दिया, और गठ जोड़ दियो। अब ये गठ नहीं जुटेगा अंतिम सांस तक, ठीक है। तो ये इनकी शादी वादी हो गई थी, पद्मिनी जी आ गए थे अपने यहाँ पे रहने के लिए। तो इसके अंदर जो मेन हाथ माना जाता है वो किसका माना जाता है? तो हीरामन तोता का माना जाता है। ये दोनों नाम तो आपको याद रह जाएंगे, गंधर्व सेन और चंपावती, चंपा की गंध, ऐसे याद रख लेना अगर वैसे नहीं रहे तो। माता का नाम क्या था? चंपावती। पिता का नाम क्या था? तो गंधर्व सेन नाम था। भाई कौन था? तो भाई कुंभकर्ण था। पिता के कौन थे? अपने रतन सिंह जी के। तो रतन सिंह के पिता थे समर सिंह जी। अब जो चित्तौड़ का जो किला था, चित्तौड़ के किले के कई सारे महत्व थे अपने, तो अपन देख लेते हैं कि चित्तौड़ के किले के कौन कौन से महत्व हैं। चित्तौड़ का किला इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? तो चित्तौड़ का किला सामरिक महत्व से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एकदम। चित्तौड़ का किला पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, चित्तौड़ के किले के अंदर सारी सुविधाएं हैं, और अपने ये युद्ध की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट किला है। इसके अंदर जो दीवारें हैं वो बहुत ऊंची है, इसके अंदर काफी लोग रह सकते हैं, इनके अनाज के भंडार वगैरह भी पाए जाते हैं। तो इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था चित्तौड़ के किले का। अगला देखते हैं अपन चित्तौड़ का युद्ध। तो चित्तौड़ के युद्ध से पहले चित्तौड़ के किले के बारे में जानना चाहिए कि चित्तौड़ का युद्ध हुआ क्यों था। सबसे पहले सामरिक महत्व। चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व क्या था? बहुत अधिक था। चित्तौड़ के किले के ऊपर अधिकार करके आप आसपास के पूरे क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण रख सकते थे, क्योंकि ये बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था और इसको जीतना बहुत ही कठिन था। अगला जो महत्व है इसका वो है व्यापारिक, व्यापारिक महत्व। व्यापार की दृष्टि से भी चित्तौड़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इधर अपने गुजरात आ जाता है, गुजरात के तट वगैरह थे, गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा अपने व्यापार वगैरह के कार्य वगैरह किए जाते थे। इधर अपने मालवा आ जाता है, तो मालवा वाला क्षेत्र भी उस टाइम काम वगैरह करने के लिए फेमस थे। आपके जो बूढ़े बड्ढे होंगे पुराने वाले, उनको पूछना, आज भी वो बताएंगे कि हम लोग काम करने कहाँ जाते थे? तो मालवे जाते थे। तो उस टाइम भी वो मालवा ही जाते थे काम करने के लिए। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यापारिक कार्य वगैरह होते थे। तो ये व्यापारिक दृष्टि से भी जो चित्तौड़ का किला था या जो मेवाड़ का अपना रास्ता था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में अगर अपन देखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण क्यों किया? तो दो कारण तो हो गए कि व्यापारिक कारण हो गया एक, तो एक सामरिक कारण हो गया। उसके अलावा देखते हैं तो प्रतिष्ठा का प्रश्न था एक। प्रतिष्ठा का प्रश्न कैसे था? प्रतिष्ठा क्या हुआ था जब अपने जो अलाउद्दीन खिलजी था वो 1299 ईस्वी के अंदर, कब? 1299 ईस्वी के अंदर गुजरात के ऊपर आक्रमण करने जा रहा था। तो उस टाइम अपने मेवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे? समर सिंह जी थे उस टाइम शासक। तो समर सिंह जी को बोला यार अपना इधर से जाना है, थोड़ा आपके घर के अंदर से गली वली दे दो। तो अब ये सेना वगैरह जाती थी तो क्या करती थी? लूट मार करती जाती थी, मुसलमानों की सेना वगैरह जाती थी, आतंकवादी टाइप के आदमी हुआ करते थे उस टाइम, अपने बाहर विदेशी लोग थे। तो इन्होंने क्या किया कि रास्ता वगैरह मांगा। अब खुद के घर में से कौन रास्ता देगा दूसरी विदेशी ताकतों को? तो इन्होंने बोले यार तुम लोग जाते हो तो ठीक है, तुम लोग जाते हो तो खेत वेत खराब कर देते हो, हमारे लोग जाते हैं, हमारी महिलाएं वगैरह रहती है उनको ऐसे छेड़छाड़ी करते हो तुम लोग, तो हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो बोले यार मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, मैं तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ बस एक औपचारिक तरीके से। तो समर सिंह जी ने बोले फालतू पंचायत अपने करने नहीं, अपने बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना हमारी इधर से। तो उसने बोले यार अभी चलो जी ठीक है, अभी तो निकलना है, अभी तो दूसरे साइड में से निकलते हैं। ठीक है वैसा साइड में से निकल गए। फिर थोड़े दिनों बाद में जैसे गुजरात जाके आगे थे, फिर आके अलाउद्दीन खिलजी बैठ गया अपनी गद्दी पे वापस आके। तो अलाउद्दीन खिलजी लगे यार अपन सब जीत रखे, अपने दिल्ली के बादशाह यार, भारत भारत अपने मुट्ठी में रखते हैं। तो ऐसे लुगे हो गए यार, मोहल्ले के अंदर बातें बातें तो करती रहती, घूंघटे के अंदर मुंडा डाल के। तो लुगे गए अच्छा वो अपने जो टोल टैक्स लगा था वहां पे उसका क्या हुआ? अब यार अलाउद्दीन खिलजी लगे यार ये बड़ा खराब काम है, किधर से निकलते हो, लोग सारे चिल्लाते हैं टोल टैक्स टोल टैक्स टोल टैक्स, ऐसे थोड़ी होता है।
अलाउद्दीन खिलजी का यार आक्रमण तो करना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो क्या था, ये प्रतिष्ठा का पर्सन भी बन गया था, प्रतिष्ठा का पर्सन। ठीक है, ये इसके मेन 3 कारण थे। और इसके अलावा जो चौथा कारण माना जाता है कि रानी पद्मिनी, ये एक मेजर कारण इसका ये भी मान सकते हैं, रानी पद्मिनी को पाने की जो चाह थी वो भी इसका कारण थी। तो अब अपन देखते हैं कि चित्तौड़ का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था चित्तौड़ का युद्ध? चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1303 ईस्वी के अंदर। 1303 ईस्वी के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी जो होता है उसको अपने कौन बताता है कि जो अपने रानी पद्मिनी जी है, अगर उसकी अपन स्टोरी रानी पद्मिनी जी की तरफ जाना चाहे तो इस स्टोरी के अंदर अगर अपन देखें तो पता चलता है कि जो राघव चेतन था, राघव चेतन जो होता है उसकी कुदृष्टि पड़ जाती है अपने रानी पद्मिनी की तरफ। तो उसको अपने जो रतन सिंह जी होता है उनको पता चल जाता है, तो रतन सिंह जी उसको क्या करते हैं, देश निकाला दे देते हैं। तो आप देश निकाला दे देते हैं तो उसको लगता है कि यार अपने वापस बदला लेना चाहिए। तो बदला ले तो अपने मेवाड़ से ज्यादा शक्तिशाली राज्य कौन सा है, तो चला दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली की तरफ कूच करता है अपना राघव चेतन। तो राघव चेतन दिल्ली की तरफ जाता है और वहां पे जाके और सुंदरता का बखान करता है पद्मिनी जी का। तो यार अलाउद्दीन खिलजी को लगता है यार ये ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को लगता है यार देख बात तो तेरी सही है, लेकिन अगर तूने बताया और गलत निकल गया तो तेरे को सुन दूंगा मैं, जिंदा नहीं रखूंगा तेरे को। राघव चेतन कहता है ये 100% सच है, मैं देख आया हूं खुद, आप बिल्कुल मेरा विश्वास कर सकते हैं। अलाउद्दीन कहता है चलो ठीक है। तो अलाउद्दीन जाता है, पहले के पैगाम भेजता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ रतन सिंह जी। रतन सिंह जी मिलते हैं। रतन सिंह जी को पता तो होता है कि ये लीचड़ा आदमी है। रतन सिंह जी कहते हैं फिर भी चलो ठीक है मिल लेंगे। रतन सिंह जी जाते हैं मिलने के लिए अपने, वो आता है अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे, चित्तौड़ की तरफ आता है। मिलते मिलते हैं ऐसे बातों बातों में कहता है कि हमें पद्मिनी जी के दर्शन करा दीजिए। तो अपने गोरा बादल वगैरह जो भी सेनापति होते हैं वो ऐसे काफी भड़क जाते हैं। फिर रतन सिंह जी और ऐसे काफी बैठते हैं, ऐसे समझौते समझौते होते हैं। तो समझौते वगैरह होने के बाद में ऐसे कहते हैं कि चलो ठीक है हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें पानी का एक टप वगैरह या पानी का एक वो जार वगैरह रखेंगे, उसके अंदर हम तुम्हें चेहरा दिखा देंगे, पद्मिनी जी ऐसे गुजरेंगे। तो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी राजी हो जाता है कि चलो ठीक है एक बार दिखे तो सही, कैसे भी दिखे बस दिखे तो सही, ठीक है भाई साहब दिखा देंगे। अब वो आया, अलाउद्दीन खिलजी बैठा वहां पे। अब जैसे ही उनका दृश्य उसने देखा तो अलाउद्दीन खिलजी का जो 1 सेकंड या 2 सेकंड जो उसने देखा था उसके अंदर उसका मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, वो मोहित हो गया। तो उसको लगा कि नहीं अब तो मुझे पद्मिनी चाहिए चाहिए। फिर वो ऐसा समझौता समझौता करने का ऐसे बहाना करता है कि चलो ठीक है अब अपने बीच में सब ठीक है, रतन सिंह जी कोई मनमुटाव नहीं है, आप राजी रहो मैं राजी हूँ, सब राजी है, अपने दिल्ली अपना आपको जरूरत पड़े ना बता देना, अपना एक फोन कर देना, अपना सेना वेना भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वैसा कहते तो लोग मुझे थोड़ा छावनी तक छोड़ने के लिए था जो कि ठीक है। रतन सिंह जी अपने निश्चित होते हैं कि क्या समस्या है, अब तो दोस्ती हो ही गई है। रतन सिंह जी छोड़ने जाते हैं और उनको क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी बंदी बना लेता है। अलाउद्दीन खिलजी उधर उनको बंदी बना लेता है और फिर मांग करता है किसकी, रानी पद्मिनी की मांग करता है। अब पद्मिनी जो होती है वो अपने बहुत ही वीर महिला होती है। अब पद्मिनी को लगता है कि यार रतन सिंह जी को तो छुड़ा के लेके आना है, लेकिन महल की जो भी बूढ़ी वडेरी जो लुगाइयां होती है ना गांव की, वो वैसे भी लुगाइयों के जाने तो देती है नहीं घर की को। उसको लगता है यार बिंदनी सा थे कट जाओ, बिंदनी सा थे नहीं जाना अपन हटी रहो बिंदनी सा। तो उसको लगता है यार कि ऐसे तो ये लोग जाने देंगे नहीं। फिर वो कहते हैं कि मैं जाऊंगी अपने पति को बचा के लेके आऊंगी, सीधी सी बात है, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानो तो मैं तुम्हारे बिना अनुमति के भी जाऊंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं पूछ नहीं रही हूँ। तो कहता है चलो ठीक है। अब जाए तो कैसे जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने मांगे रखी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि हम लोग आएंगे लेकिन मेरे साथ में 1600 दासियां और भी आएगी। तो लगता है चलो ठीक है आ जाएगी दासियां, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो दासियों को। अब जो दासियां आती है वो दासियों के अंदर क्या बिठा देते हैं, अपने हथियारबंद सैनिक बिठा देते हैं, वीर योद्धा बिठा देते हैं अपने पालकी के अंदर। और जो पालकी के साथ के अंदर जो अपने जो कहार होते हैं, जो पालकी को उठाने वाले होते हैं, वो 6-6 आदमी होते हैं। तो ऐसे करके एक बड़ी सी सेना कहाँ प्रवेश करती है, अपने दिल्ली के किले के अंदर प्रवेश करती है। अब दिल्ली के किले के अंदर प्रवेश करती है, अलाउद्दीन खिलजी एकदम निश्चित एकदम मदस्त होया हुआ अपने दारू वारू पी रखी मस्त बैठा था। उसको लगा कि यार चलो ठीक है पद्मिनी जी आ गए तो मिलने चलेंगे। तो वो मांग करती है कि हम लोग पालकियां तो यहाँ रख रहे हैं लेकिन हम लोग पहले सबसे पहले किससे मिलेंगे, राणा जी से मिलेंगे, अपने रतन सिंह जी से मिलेंगे, फालतू इधर उधर पंचायती नहीं करेंगे अपने। कि चलो ठीक है रतन सिंह जी से मिलवा देते हैं, क्या समस्या है। रतन सिंह जी से मिलवाने के लिए लेके जाते हैं तो कहते हैं कि अकेले जाओगे, दूसरे को किसी को लेके नहीं जाओगे, जाओगे अकेले, ठीक है अकेले चले जाएंगे। अब पद्मिनी अपने वीर महिला थी, जाती है वहां 7-8-10 बॉडीगार्ड जो भी होते हैं उनको सबको अकेले सल्टा देती है। रतन सिंह जी को निकाल के रतन सिंह जी को लेके वहां से निकल जाती है कि सबसे पहले अपने कहाँ पहुंचना जरूरी है, अपना चित्तौड़ पहुंचना जरूरी है। वहां से वो लेके निकल जाती है। अब वहां से जब वो लेके उनको चित्तौड़ निकल जाती है, पीछे जो साथ में 2 सेनापति लाई थी, उन 2 सेनापति का क्या नाम था, गोरा और बादल। 2 अपने सेनापति साथ में लेके आई थी, गोरा और बादल, जो बहुत ही ज्यादा वीर पुरुष थे। गोरा बादल पीछे युद्ध करते हैं, युद्ध के अंदर वो दोनों शहीद हो जाते हैं। फिर इधर आ जाते हैं कोई
इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वहां पे गोरा शहीद हो गया था और बादल वापस आ गया था, फिर वो रतन सिंह जी के साथ में चित्तौड़ का जो साका हुआ था उसके अंदर लड़ते हुए शहीद हो गया था। लेकिन अपने देख लेना है कि ऐसा भी मानते हैं कई लोग कि वहीं दिल्ली के अंदर शहीद हो गए थे दोनों, और कुछ लोग ऐसे मानते हैं बादल वापस आ गया था। अब इधर ये क्या कारण था, ये पूरा कारण था अपने चित्तौड़ के मेन युद्ध का। ये पूरा अपन डिटेल के अंदर देख लिया चित्तौड़ के युद्ध का कारण क्या था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को लगता है यार ये गलत बात है, राजा भी ले गया यार, पद्मिनी जी वापस को भी चले गए यार, ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो बेईमानी है। तो चलो ठीक है जो भी है अब आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करेंगे। अब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया 1303 ईस्वी के अंदर, 7-8 महीने तक बढ़िया डेरा डाल के नीचे बैठा रहा। अब नीचे बैठा रहा काफी दिनों तक, उसको लगे यार ऐसा तो तान आएगी नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब महल के अंदर सारा क्या हो गया, रसद सामग्री वगैरह खाने पीने की जो भी आइटम था सब आइटम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आइटम खत्म हो गया तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब राणा जी को लगेगी यार ऐसे तो तान आएगी नहीं, तो राणा जी लगे यार अब तो महल के गेट खोलने पड़ेंगे। लेकिन महल के जो गेट हैं वो खोले कैसे, अगर महल के गेट खोल दें तो अंदर जो महिलाएं हैं, जो अपने निर्दोष नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, वो कहाँ जाए। तो जो ये सेना वगैरह होती थी, मुस्लिम आक्रमणकारी जो भी होते थे अपने भारत के अंदर, जो भी आक्रमणकारी आए थे, उनका एक ही टारगेट होता था कि अपने हिंदुओं के जो भी अपने महल वगैरह है, जो भी किले वगैरह है, उनको जीतो, और जीत के जो भी महिलाएं होती थी उनके साथ में जो भी बच्चे होते थे, बच्चों को ये दास बना लेते थे, महिलाओं को खुद के साथ में ले जाते थे। तो इस वजह से जो अपने राजस्थान के ज्यादातर महिलाएं होती थी वो क्या कर लेती थी, जोहर कर लेती थी। तो अब इनको लगा कि अपने चित्तौड़ के अंदर क्या करना पड़ेगा, तो अपने चित्तौड़ के अंदर साका करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साका करना पड़ेगा, साका। तो मेवाड़ का जो पहला साका है वो कब हुआ, तो 1303 ईस्वी के अंदर मेवाड़ का पहला साका माना जाता है। ये साके का मतलब क्या होता है, साके से दो तात्पर्य है, एक तो जोहर और दूसरा केसरिया। जोहर और केसरिया। जोहर कौन करती थी, जोहर करती थी महिलाएं। महिलाएं अग्नि वगैरह जलाई करती थी बड़ी भारी मात्रा के अंदर, और उसके अंदर जो भी महिलाएं होती थी, जो भी बच्चे होते थे, वो सारे क्या करते थे, अग्नि के अंदर समा जाते थे। और उसके बाद में जब परिवार वालों को लगता था, जो योद्धा वगैरह होते थे, जो भी राजा और उनके सैनिक वगैरह होते थे, उनको लगता था अब यार खोने के लिए तो कुछ बचा है नहीं। जब खोने के लिए आदमी के पास कुछ नहीं बचता ना, तो आदमी सबसे बढ़िया लड़ाई करता है। आज भी देख लेना, जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता ना, तो अपना अंतिम प्रयास करता है। तो इनको लगा यार खोने के लिए तो कुछ होता नहीं है। तो इसके बाद में ये लोग जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अपने केसरिया करते थे। केसरिया का मतलब क्या होता था, केसरिया सप बांधते थे, और केसरिया सप बांध के अपनी आन बान और शान के लिए युद्ध के अंदर उतर जाते थे, सीधा सीधा जाके बस लड़ाई करो, अब कुछ नहीं है, आदमी अगले 10 मारो 20 मारो आपके ऊपर है। तो ये केसरिया हो जाता, और ये क्या हो जाता, अपने जोहर हो जाता। तो यहाँ पे इनके जो सेनापति थे, चित्तौड़ के जो युद्ध हुआ था उसके अंदर सेनापति कौन माने जाते हैं, गोरा और बादल माने जाते हैं, दो सेनापति इसके अंदर। चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था या चित्तौड़ का जो भी आक्रमण हुआ था उसके अंदर सेनापति कौन है, अपने गोरा और बादल, दो सेनापति इसके अंदर। उसके बाद में देखते हैं चित्तौड़ का ये कौन सा शाखा था, तो ये चित्तौड़ का पहला शाखा था। मैंने आपको बता दिया चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था, 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। अब देखते हैं कि 1600 के साथ पद्मिनी ने इसके अंदर क्या किया था, तो जोहर किया था। पद्मिनी ने क्या किया 1600 के साथ में यहाँ पे जोहर किया था। और रतन सिंह जी के द्वारा क्या किया गया था, केसरिया किया गया था। मतलब केसरिया साफा पहन गया और अलाउद्दीन की सेना के खिलाफ रतन सिंह जी लड़ने के लिए गए थे। तो केसरिया किसने किया, तो केसरिया किया अपने रतन सिंह जी ने, और जोहर किसने किया था, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व के अंदर जोहर किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया इसके बाद में, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लिया, और मेवाड़ के ऊपर अधिकार करके ये जो मेवाड़ का जो किला था या जो चित्तौड़ का किला था वो किसे सौंप दिया था, तो ये किला सौंप दिया था खिज्र खान को। किसे सौंप दिया था, खिज्र खान को। ये यहाँ पे युद्ध चल रहा है, देख लो, ये इमेज दे रखी है यहाँ पे युद्ध की। अपने जो 1600 दासियां थी उन्होंने जब जोहर किया था, तो यार उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, अलाउद्दीन खिलजी के पास में कुछ बचा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी को लगा यार ये युद्ध जीत तो लिया, लेकिन इस युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा चीजें खोने को मिली। क्या किया इस युद्ध के अंदर, बहुत ज्यादा चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने खो दी। अलाउद्दीन खिलजी और ये जो अपने जो चित्तौड़ का जो ये साका था, और ये जो चित्तौड़ के अंदर जो जोहर हुआ था, उसकी जो इतिहास के अंदर जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा प्रखर भूमिका मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इस ये जो जोहर हुआ था, कैसे जोहर की अग्नि में 1600 महिलाओं ने खुद को अग्नि में झोंक दिया। कैसे भूल जाऊं मैं उस पद्मिनी को, कैसे भूल जाऊं मैं उस पद्मिनी को जिसने खुद अग्नि में जलकर भी अलाउद्दीन का सब कुछ छीन लिया। तो वो कहां पे हुआ था, अपने चित्तौड़ के अंदर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जीत गया। इसके बाद इसने अपने जो
चित्तौड़ का जो किला था वो किसको सौंप दिया था, अपने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया था। तो अब उसके बेटे के नाम के ऊपर ही इसका नाम क्या कर दिया था बाद में, खिजराबाद कर दिया था। किसके बेटे का नाम क्या था, खिज्र खान था, तो किसके नाम पर हुआ, खिज्र खान के नाम पर, खिज्र खान के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया था, तो खिजराबाद कर दिया था चित्तौड़ के किले का नाम। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, खिज्र खान को सौंप दिया था। अब ये जो खिज्र खान था इसने बोला कुछ कुछ काम तो कर ही देते हैं, अपने यहाँ पे थोड़े दिन रह रहे हैं, क्योंकि अपने पूरा मेवाड़ तो उजाड़ दिया, 30,000 लोगों को तो अपने मार ही दिया। तो 30,000 लोगों को जो मारा है उसकी जगह अपने क्या करते हैं, खुद का नया मेवाड़ बसा देते हैं, खिजराबाद बसाते हैं नया। तो ये करता है भाई साहब, सबसे पहले जो एक गंभीर नदी होती है चित्तौड़ के अंदर या अपने मेवाड़ के अंदर, उस गंभीर नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है, एक पुल का निर्माण करवाता है, और उसके पास में एक फारसी के अंदर अभिलेख लिखवाता है। क्या लिखवाता है, फारसी के अंदर एक अभिलेख लिखवाता है, और जो अभिलेख होता है उसके अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उसको ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताता है। अपने पिताजी की तो लोग तारीफ करेंगे, आप घर का गुण बुंडो गए सगड़ा, आप पिताजी ने बड़ी बताई, तो अपने पिताजी की ये क्या करता है, तारीफ करता है। ये रहा, खिज्र खान ने गंभीर नदी पर पुल बनाया और एक फारसी अभिलेख लिखवाया, यहाँ पे फारसी अभिलेख। ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक। कैसा रक्षक है जिसने 30,000 लोगों को, निर्दोष नागरिकों को मरवा दिया, वो संसार का रक्षक कैसे हो सकता है, और वो ईश्वर की छाया तो कभी भी नहीं हो सकता है। उसके बाद में देखते हैं कि ये खिज्र खान जो था इसने कुछ दिनों तक तो अपने मेवाड़ के किले के अंदर रहा। उसके बाद में ये जो मेवाड़ का किला था वो अपने मुछड़ा मालदेव या मालदेव सोनगरा को दे दिया गया है। ये मुछड़ा मालदेव या मालदेव सोनगरा कहाँ से संबंधित था, तो ये अपने जालोर के जो रियासत थी उससे ये संबंधित था। मुछड़ा मालदेव या मालदेव सोनगरा जो अपने था उसको चित्तौड़ का किला दे दिया गया था, और कुछ समय के बाद में जो ये चित्तौड़ का किला था वो हमीर सोनगरा ने जीत लिया था और यहाँ से मुछड़ा मालदेव को हरा दिया था। इसका जो बेटा था मुछड़ा मालदेव का, उसको हराया था। तो अन्य संरक्षक बाद में चित्तौड़ के किले का कौन हो गया था, मालदेव सोनगरा या मुछड़ा मालदेव को अन्य संरक्षक बना दिया गया था। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। ठीक है, तो कौन सी इस रचना के अंदर चित्तौड़ में आक्रमण का वर्णन किया है, तो ये खजाइल फतुह किस में किया है, तुगलकनामा में किया है, नुए सिपेर में किया है, मिफ्ताहुल फतूह में किया है, तो किस में किया है, खजाइल फतुह में किया है। ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब और इसके अलावा जो अपने पद्मावत जो पुस्तक थी, वो पद्मावत पुस्तक किसने लिखी थी, तो पद्मावत पुस्तक भी लिखी थी अपने मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी था इसने ये जो पद्मावत पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी 1540 ईस्वी के अंदर। कब लिखी थी, 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी के अंदर दिल्ली का सुल्तान कौन था, शेरशाह सूरी था। तो ये कितने साल बाद में लिखी, लगभग 240 साल बाद के अंदर, 240 साल के बाद में जो पद्मावत पुस्तक थी वो लिखी गई थी। और इसकी जो सत्यता कई लोग मानते भी हैं कि पद्मावत जो पुस्तक है उसके अंदर जो भी बातें की गई है वो सत्य की गई है। ये अपन ने क्वेश्चन देख लिया और अपने रतन सिंह जी के बारे में सारी जानकारी देख ली। ये अपना आज यहाँ पे रतन सिंह जी को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अगला अपने शासक है हमीर देव चौहान या हमीर सोनगरा, जो हमीर सोनगरा है उसको अपना अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। देखते रहिए और हमारे साथ में बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। और पढ़ते रहिए, इधर उधर जाइए मत फालतू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।